हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इस वजह से रहने वाला है क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ा था, और अभी जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है रूल्स एंड रेगुलेशन का और एक्ट का, वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी है कि आखिर जो हमारे सिलेबस में एक टर्म दिया गया है एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। जब आप गूगल पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीडीएफ्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो पूरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमें 3 जगह फॉलो कर सकते हो। एक तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे। ठीक है, ये कुछ मेरे बारे में है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपने वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आपको बताएं, ये जो हम शुरू करने वाले हैं, ये जो एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको फिनिश करने के लिए हो सकता है कि 4 से 5 वीडियो बने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट के साथ में सारे वीडियोस को देखना है अगर आप अच्छे से एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने एक एक्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं 2006 है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जहां से ही सारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है और वहीं से निकल के आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। ध्यान रहे, दोनों ही डिफरेंट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों अलग अलग है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, वही एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एफएसएसएआई को कुछ पावर्स देता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने के लिए हमने कुछ इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो आज जो वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एफएसएस रूल्स के बारे में। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन के बारे में। उसके बाद में 1 या 2 वीडियो में हम कवर करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, जिसको शॉर्ट नेम में हम एफ एस एस आर 2011 भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहला रेगुलेशन था 2011 का, और इसको पढ़ना इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे एफएसएसआई की वेबसाइट पे, लेकिन हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस को लेकर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें जो ऑल ओवर जो प्रोसेस दिया गया है उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन। तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि दोनों ही एक है। तो लाइसेंस के बारे में हम देखेंगे और रजिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे कि आखिर लाइसेंस किसको लेना होता है और रजिस्ट्रेशन किसे कराना होता है। ठीक है, इन दोनों ही के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में आपके दिमाग में एक और टर्म आएगा कि ये स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस क्या है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि स्टेट के लिए कौन सा लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, और सेंट्रल के लिए कौन सा लाइसेंस लेना होता है, कब आपको स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, स्टेट फूड लाइसेंस, या फिर सेंट्रल फूड लाइसेंस के लिए आपको कब अप्लाई करना है, और कौन से लोगों को लाइसेंस लेना होता है। यानी कि आप देखेंगे कि कुछ वेंडर्स होते हैं जो स्टेट फूड लगाते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना होता है या नहीं लेना होता है, कौन कौन से वेंडर्स हैं या फिर जो कितना स्केल बिजनेस है उनका, किस लेवल का उनका बिजनेस है, तो उन्हें कौन सा लाइसेंस लेना होता है। ये सारे ही डाउट जो होते हैं लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के, वो सारे आपके इस रेगुलेशन से क्लियर होंगे। ठीक है, इस वजह से इसको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज वाले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल्स के बारे में। ठीक है, तो रूल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने 3 टर्म डिस्प्ले हो रहे हैं, एक है एक्ट, एक है रूल्स और एक है रेगुलेशन। इन तीनों ही के बारे में हम पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर जाकर के आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको रूल्स जो है उसके बारे में आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर एक्ट बनाता कौन है, आखिर रूल्स बनाता कौन है, आखिर रेगुलेशन बनाता कौन है, देखो
एक्ट की जब बात आती है तो एक्ट बनाने की जो पावर होती है वो लेजिस्लेचर के पास में होती है, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर हो। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम सेंटर में बात करें तो पार्लियामेंट है, और अगर आप जब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के पास में ये पावर होती है कि वो एक्ट बना सकते हैं। उसके बाद में रूल्स बनाने की जो पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। रेगुलेशन बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक्ट के थ्रू मिलती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी अथॉरिटी को। तो एफएसएसएआई के पास में ये पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको तीनों में ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये तीनों ही किसके पास में ये पावर होती है कि ये तीनों को ही बना सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एक्ट को, एक्ट यानी कि नियम या फिर कानून को बना सकते हैं जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे इंप्लीमेंट किया जाए। तो अगर हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया में इफेक्टिव है, ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल जैसे बताया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। तो पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, देखो एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कुछ कमेटी बनती है, कुछ लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि चलो जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर के क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट में थोड़ी सी बात हुई, ठीक है। कि सोचा गया कि आगे के बारे में अगर हम सोचें कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए, तो स्टैंडर्ड और सेफ्टी दोनों को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सोचा कि एक एक्ट और एक कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में जब इन्होंने सोचा तो एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक। ड्राफ्ट कुछ नहीं होता, एक रेजोल्यूशन मान सकते हैं या फिर एक पेपर फॉर्म डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हो। फिर उस ड्राफ्ट को रखा गया यानी कि हमारे पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों के सामने जब ये रखा गया, पेश किया गया, तब ये बन गया बिल, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब ये बिल बन गया। अब इस बिल, जब ये बिल यहाँ से पास हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से यानी कि पार्लियामेंट से, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के सामने। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अगर वो इस पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं, इस पे अपनी एसेंट दे देते हैं, एसेंट यानी कि अपनी परमिशन दे देते हैं, इसको इस पे अपना साइन कर देते हैं, ठीक है। तब यही जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा। अब इसको ऑल ओवर इंडिया में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसको कोई भी इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं रहती है इसके बाद में कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ पे नहीं होगा। एक्ट बनने के बाद में ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, एक्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं जैसे कि आपने 101 सेक्शन के बारे में पढ़ा। लेकिन किसी भी चीज के बारे में देखा होगा कि आपने बहुत डिटेल में इतना नहीं लिखा गया है कि पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में कुछ पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में सेक्शन 101 है टोटल, उसमें से एक सेक्शन निकल के आता है सेक्शन नंबर 91। सेक्शन नंबर 91 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ये रूल्स बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं जिसमें आप देखेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। उसके बाद में जब बात आती है रेगुलेशन की, तो यहाँ पर रेगुलेशन उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास में या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी के पास में ये पावर होती है जिसको एक्चुअल में काम करना है, तो वो बना सकता है रेगुलेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है एफएसएस रेगुलेशन 2011 वाला, इसका एक एग्जांपल है जिसको एफएसएसएआई ने बनाया। देखो हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि 2008 में एफएसएसएआई स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग में नहीं रहा, क्योंकि वर्किंग में कैसे रहे, किसी बॉडी को इस्टेब्लिश करना ही एक काम नहीं खत्म हो जाता है। उस बॉडी को रन करने के लिए कुछ हमें रेगुलेशंस बनाने के लिए, रेगुलेशन मतलब आप समझ रहे हो, किसी काम को कैसे करना है, कैसे किसी चीज को कंट्रोल करना है, उसको लेकर के रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। विदाउट रेगुलेशन कोई भी काम नहीं हो सकता है, वरना वो एक यूनिफॉर्म मैनर में नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से 2008 में एफएसएसएआई जो है वो इस्टेब्लिश तो हो गया था लेकिन वर्किंग में नहीं हो पाया था। फिर 2011 में सबसे पहला जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, ठीक है, एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जिसको एफएसएसएआई ने बनाया, उसके बाद में एफएसएसएआई पूरी तरीके से वर्किंग में आया। तो इस वजह से 5 अगस्त 2011 से जो है एफएसएसएआई अपनी वर्किंग में आया। तो ये कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ गए कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, सबसे पहले बनता है एक्ट।
एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कुछ रूल्स बनाने के लिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी जो उसके अंदर में कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है वो उसको पावर दे सकते हैं कुछ भी रेगुलेशंस बनाने की, ठीक है। तो रेगुलेशंस में एक चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी कि क्या होता है कि एफएसएसएआई खुद ही रेगुलेशंस को बनाता है, उसके बाद में खुद ही उस रेगुलेशंस का काम भी करता है, खुद ही उसको इंप्लीमेंट भी करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो मेन अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बॉडी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है हमारा एफएसएसएआई, ठीक है। एफएसएसएआई ने बनाए हैं कुछ रूल सॉरी रेगुलेशंस, तो उन रेगुलेशंस का पालन भी एफएसएसएआई खुद ही करता है, खुद ही उनको कंप्लायंस भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि एक्ट, रेगुलेशन और रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम समझते हैं कि एफएसएस रूल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ 91 एफएसएसए यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 91 के अगर बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं एफएसएस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्ट जो बनाया गया है उसको इन्फोर्समेंट भी तो करना है, अगर उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो कैसे चीजें होंगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो ये रूल्स बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा गया है द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अंडर सेक्शन 91 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके कोई भी रूल्स बना सकते हैं। देखो जब भी आप देखोगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन देती है, कोई भी मतलब कह देते हैं कोई अनाउंसमेंट करती है, तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में करती है जिसपे लिखा होता है गैजेट ऑफ इंडिया या फिर भारत का राजपत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन जब एफएसएसएआई किसी चीज को नोटिफाई करता है तो वहां पर एक सिंपली एफएसएसएआई का एक नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। एफएसएसएआई का नाम लिखा होता है, उसके बाद में नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन गैजेट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो गैजेट ऑफ इंडिया में किसी भी बात को नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ एफएसएस एक्ट, यानी कि जो एफएसएस एक्ट है उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए ये रूल्स बना सकते हैं। सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सभी पे रूल्स बना सकती है या फिर उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसको लेकर के रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट ओपन हो रहे हैं जिसको हमें एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। आपके सामने टोटल ए से लगाकर एन नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे, इतने पॉइंट दिए गए। इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि क्या है। आपको बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स हैं जिसको ले करके वो रूल्स बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट आगे रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर other than ex officio members under subsection 2 and the manner of subscribing to an oath of and secrecy under subsection of section 7। तो सेक्शन 7 जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का आप पढ़ोगे तो उसमें इन सब के बारे में लिखा हुआ है ना कि चेयरपर्सन, टर्म्स एंड कंडीशन और सैलरी को लेकर के बात करी गई है। तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, इनका कहने का मतलब ये है। देखो एक चीज और याद रखनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो एक्ट है, एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है कि आगे चल करके फिर उसमें कोई विवाद हो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एक्ट जो है वो सुपीरियर है, उसके बाद में आप एक्ट को ध्यान में रख के ही आगे रूल्स बना सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट रेगुलेशन के पास भी है। रेगुलेशन में भी आप कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं बना सकते हो कि आगे जाकर के कॉन्फ्लिक्ट हो, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के को लेकर ध्यान में रख के बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात आपको नहीं करनी है कि रेगुलेशंस या फिर रूल्स में जो कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 जो दिया है, बी दिया है क्वालिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि इन फ्यूचर जैसे कि हमने देखा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगे उसमें कुछ एडिशन भी कर सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये एफएसएसएआई के पास में ये पावर नहीं है, ठीक है, याद रखना।
तो इसको लेकर के अगर कोई रूल्स बनाने हैं तो कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दिया है द मैनर ऑफ टेकिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सीज अंडर सब क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 का जब आप पढ़ोगे तो वहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की कुछ पावर्स दी गई हैं। तो यहाँ पर यह है कि मान लेते हैं कि कोई वो डॉक्यूमेंट से किसी इंडस्ट्री से या फिर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर किसी कंपनी से अगर उसको कलेक्ट करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसको लेकर के कैसे कैसे करना है, कैसे चीजों को नहीं करना है, तो उसको लेकर के अगर कोई रूल्स बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बना सकती है। फिर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस फॉर रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट कोर्ट एंड टाइम फ्रेम फॉर सच डिटर्मिनेशन अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 42। तो इस बारे में भी देखो, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि यहां पर देखो दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ केस फॉर रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट कोर्ट, ठीक है, टाइम एंड फ्रेम फॉर सच डिटर्मिनेशन, उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन ऑफ फूड एनालिस्ट अंडर सेक्शन 45 को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो जितने भी क्वालिफिकेशंस की जब बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लेकर के रूल्स बना सकती है। उसके बाद में द मैनर ऑफ सेंडिंग sample for analysis and detail of procedure to be followed in this regard under subsection of 47, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 47। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि जो जैसे कि कोई सैंपल कलेक्ट करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिर उसको भेजता है फूड एनालिस्ट के पास में, तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, ठीक है। उसके बाद में द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एडजुडिकेशन ऑफ केसेस सब अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 68, ठीक है। तो इसके बारे में भी जब आप देखेंगे कि जब आप एडजुडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको लेकर के क्या प्रोसीजर होता है, तो वहां पर जो इस पॉइंट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एच पॉइंट में दिया गया है क्वालिफिकेशन टर्म ऑफ ऑफिस रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 4 द प्रोसीजर ऑफ अपील एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 70, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो मतलब एक तरीके से जैसे कोर्ट होता है वैसे ही जब आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करी गई है। अगर फूड से रिलेटेड कोई केस होता है या फिर कुछ भी होता है तो जिसके बारे में अगर आपको अपील करना है तो आप वहां पर कर सकते हो। तो उन ट्रिब्यूनल के बारे में यानी कि क्वालिफिकेशन टर्म ऑफ ऑफिस जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है उसको लेकर के भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 ने दिए। आई पॉइंट में दिया गया है एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर क्लॉज जी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71। तो टोटल कहने का मतलब यही है कि जब ट्रिब्यूनल्स की बात आती है, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर्स लगभग दी गई हैं कि इसको लेकर के वो रूल्स बना सकते हैं। फिर है द फी टू बी पेड फॉर प्रिफरिंग एंड अपीलिंग टू हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन, तो फी को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म एंड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 81, ठीक है। तो बजट को लेकर के प्रिपेयरिंग टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट को लेकर के भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी, ये भी एक्ट में लिखा हुआ है। फॉर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 83, तो अकाउंट्स और स्टेटमेंट को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी। उसके बाद में हम द फॉर्म एंड टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट बाय फूड अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84। तो यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना कि जो फूड अथॉरिटी एफएसएसएआई हर साल एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उसको लेकर के भी जो रूल्स बनाने हैं वो कैसे क्या करना है, तो उसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी। फिर लास्ट पॉइंट है एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज टू बी मेड बाय रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस सेक्शन में मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन उसके बाद में भी इन फ्यूचर अगर लगता है कि उस पर रूल्स बनाने की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल्स बना सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी छूट मिली है। तो अगर कोई नया रूल्स और बनाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन ये जो एन नंबर है ना, यानी कि सेक्शन नंबर 91 का सब सेक्शन नंबर एन है, उसकी हेल्प लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और इसी के बिहाफ पे कोई रूल्स बना सकती है।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इनको आप ठीक से समझो, एक हमने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप 2-4 बार चीजों को पढ़ो। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे। कोशिश किया करो कि कॉपी पेन लेके बैठो, आप छोटे छोटे से एक पॉइंट बनाओ, जितना चीजों को आप लिखोगे उतना चीजों को आप अच्छे से समझोगे। तो आज हमने पढ़ा एफएसएस रूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एफएसएस रूल्स को पढ़ लिया, अब हम रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी चीजें आज हमने डिस्कस करी वो सारी आपको समझ में आई होंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।